हाँ जी, कैसे हैं सभी लोग? अपने मिसलेनियस एसएचएम एंड वेव टॉपिक अपन ने एक पोर्शन पहले रिकॉर्ड कर लिया था। 24 क्वेश्चंस उसके अंदर डिस्कस किए। अभी अपन क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर के लास्ट नंबर तक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसे आएंगे जिनको अपन ने पहले एक्सप्लेन कर लिया है, तो वो रिपीट नहीं करेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो सिंपल हैं, वो तुम्हारे लिए मैं हिंट दे करके छोड़ूंगा और आपको उसको सॉल्व करना है। खुद से आंसर उसका चेक करना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 से मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। वीडियोस आपको लगातार सारे मिल गए हैं। कोई अगर इस वीडियो से देखना शुरू करता है तो मैं उसको ये बता देता हूँ, अपने यूनिट डायमेंशन एरर एंड मेजरमेंट से लेकर के आपके मैकेनिक्स, हीट, फ्लूइड मैकेनिक्स, इलास्टिसिटी, रोटेशन, एवरीथिंग, जितने भी पीवाईक्यूज अपने पास थे वो सब अपन ने एक लिस्ट बना करके, प्ले लिस्ट आपको दिख जाएगा, आप स्टार्टिंग से उसको देखें। अगर इससे आपको क्या होगा, फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये है कि आप लोग पूरे सिलेबस को एक शॉर्ट रिव्यू फॉर्मेट के अंदर रिवाइज कर। इतना सा मेरा इंटेंशन था, इतना सा मकसद था। शायद इससे आप लोगों को थोड़ा फायदा हुआ होगा, होपफुली हुआ होगा। अगर अपन ने इतनी एनर्जी लगाई है, आपने भी अगर देखने में लगाई है और मैंने करने में लगाई है, शायद डेफिनेटली आपको इसको फायदा 100% होगा। तो एक बार ब्रीफ में सिलेबस को आप लोग इसको रिवाइज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, बात सुनो सारे। साउंड वेव ट्रेवलिंग थ्रू ए मीडियम। ये अपने पास में कोई भी वेव है जो ट्रेवल कर रहा है यहां से। ठीक है, चलो भाई एक बार के लिए अपन लोग पेन एक्टिव कर लेते हैं ताकि आप लोगों के लिए लिख पाए। सुनो भाई, ये कह रहा है ट्रेवलिंग वेव थ्रू ए मीडियम डिस्क्राइब्ड बाय, इससे अपने को गिवन है वेयर ए एंड बी आर पॉजिटिव कांस्टेंट्स। द वेव गेट रिफ्लेक्टेड बाय ए वॉल एट द ओरिजिन x इक्वल टू 0। कोई भी रेफरेंस पॉइंट मान लिया अपन ने जहां से रिफ्लेक्ट हो रही है। अच्छा, रिफ्लेक्ट होने से कभी भी मीडियम में चेंज नहीं आता है। साउंड वेव जिस मीडियम में जा रही थी उसी मीडियम में रिबाउंस होकर के आ जाएगी। तो क्या क्या नहीं बदलेगा? ना स्पीड बदलेगा, ना ही रिफ्लेक्ट होने से फ्रीक्वेंसी में बदलाव आता है, ना मीडियम की डेंसिटी में बदलाव आता है। लेकिन ये कह रहा है कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट आ रही है उसका इंटेंसिटी 81% है। ठीक है ना? तो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द वेलोसिटीज ऑफ द पार्टिकल ऑफ मीडियम इन द रिजल्टेंट वेव विल बी। देखो जो वेव बनेगा उसका मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटी अपने को बताना है। ये भी देखो ध्यान देना कि अपने पास में, मैं सबसे पहले बात करता हूं कि मीडियम नहीं बदला, इसका मतलब केवल और केवल इंटेंसिटी डिपेंड करेगा एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिवाइडेड बाय आई डैश। आई डैश क्या है? देखो आई डैश है पहले वाले इंटेंसिटी का 81%, तो मैं इसको बोलूंगा 81/100 इंटू आई। ये किस पे डिपेंड करेगा? ए डैश बोल देता हूं, ए डैश स्क्वायर है। आई से आई कैंसिल आउट हो गया, ये मेरे पास में 100/81 आया। ये इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए डैश स्क्वायर। ठीक है भाई, तो अपने पास में अगर मैं ए डैश का वैल्यू बोलूंगा तो ये 81 डिवाइडेड बाय 100 इंटू ए स्क्वायर का अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये मेरे पास में वैल्यू आ गया 9/10 इंटू ए। तो इस एम्पलीट्यूड को मैं बोल देता हूं कि मेरे पास में 0.9 ए के बराबर आया। ठीक है भाई, ये तो इसका एम्पलीट्यूड बन गया। ठीक है, एम्पलीट्यूड बना तो ये कह रहा है मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटी क्या आएगा। देखो बात सुनो, पी का जो वैल्यू आता है वो अगर आपको ध्यान हो तो आर ओमेगा होता है। अच्छा भाई, ओमेगा कितना है? ओमेगा तो देखो यहाँ पे गिवन है ए के बराबर है, तो मैं यहां से लिखूंगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इंटू ए। अब एक बात सोचना, जहां पे वेव का जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसका अगर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, बोलो मैक्सिमम कब आता है? जब दोनों वेव्स का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा हो। इसका मतलब अगर इसका एम्पलीट्यूड ए है और इस वाले का एम्पलीट्यूड 0.9 ए है, इसका मतलब अगर ये सेम फेज में आ गए तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड अपने पास हो जाएगा 1.9 है। तो यहां का एम्पलीट्यूड अगर मैक्सिमम होगा तो पार्टिकल के वाइब्रेटिंग स्पीड का जो वैल्यू आएगा मैं उसको बोल सकता हूं यहां से 1.9 ए, और ओमेगा की वैल्यू ए के बराबर है। अच्छा, दोनों की वजह से मिनिमम एम्पलीट्यूड क्या आ सकता है? मिनिमम आ सकता है ए माइनस 1, ए माइनस 0.9 है तो ये बन जाएगा 0.1 है। तो मिनिमम स्पीड आ जाएगा अपने पास में 0.1 ए इंटू ए के बराबर। ऐसा अपने पास एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर। ठीक है भाई, यहां से आपको ध्यान हो इंटेंसिटी का फॉर्मूला। हालांकि देखो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, इसमें डायरेक्ट क्या पता मेरे से कुछ एक बार चीजें छूट भी जाएं। ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, साथ में होता है अपने पास में यहां से ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर रो इंटू वी आता है, वी स्क्वायर आता है, वी ऐसे कुछ आता है एग्जैक्ट, मुझे देखो थोड़ा ध्यान नहीं है। तो अपने पास में मीडियम पे भी डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पे भी डिपेंड करता है, सभी पे डिपेंड करता है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
ठीक है, गर्ल इज वेटिंग एट ए बस स्टॉप, इट स्टार्ट्स रनिंग वर्टिकली विद ए स्पीड ऑफ 27 मीटर पर सेकंड। चलो अभी बारिश चालू होगी तो बारिश की डायरेक्शन तो वर्टिकल डाउनवर्ड है, ये 27 मीटर पर सेकंड के बराबर है। इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो माइनस जे कैप लिख दूंगा, ठीक है। आफ्टर सम टाइम विंड स्टार्ट ब्लोइंग विद ए स्पीड ऑफ 9 मीटर पर सेकंड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये डायरेक्शन अपने पास में वेस्ट है, ये वाला डायरेक्शन मेरे पास में ईस्ट, और एयर का इधर एक फ्लोइंग हो गया 9 मीटर पर सेकंड के बराबर, ठीक है भाई। तो हवा के कारण इस जो वर्टिकल डाउनवर्ड जो रेन दिख रही थी, वो हवा इसको थोड़ा सा ड्रैग कर देगा और अपने पास में इसका रिजल्टेंट डायरेक्शन इस तरफ आएगा। तो मैं बोलूंगा रेन का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रिजल्टेंट इधर दिखाई देगा अपने को, ठीक है। तो वर्टिकल से किसी एक एंगल पर है अल्फा पे। अब देखो भाई, बात सुनना ध्यान से। अगर बारिश से बचना है तो बारिश से बचने के लिए जो अम्ब्रेला होता है वो रेन की डायरेक्शन के उल्टा रखना पड़ता है। जैसे मतलब बारिश नीचे आ रही है तो अम्ब्रेला अपने से वर्टिकल अपवर्ड होगा, इसका मतलब अम्ब्रेला का डायरेक्शन जस्ट इसके अपोजिट जाएगा। तो मैं टेन अल्फा निकाल देता हूं। तो मेरे पास में जो टेन अल्फा आएगा, उसका वैल्यू बोलो क्या आएगा भाई। अपने पास में अगर वर्टिकल से निकालता हूं तो 9/27 होगा, और इसको मैं 1/3 लिख सकता हूं। तो अल्फा का वैल्यू मेरे पास में बनेगा tan इनवर्स 1/3। अब अम्ब्रेला होल्ड किधर करना पड़ेगा, ऑप्शंस देख लेते हैं। tan इनवर्स 1/3 विद द वर्टिकल टुवर्ड्स ईस्ट, गलत हो गया, ईस्ट की तरफ थोड़ा है, ये तो वेस्ट की तरफ है ना। तो 1/3 वर्टिकल टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक है। बीच में कुछ क्वेश्चन अदर टॉपिक के आएंगे, इसीलिए आपके पीपीटी का नाम मैंने मिसलिनियस रख लिया था। कुछ टॉपिक्स आपके पहले बच गए हो तो अपन डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है, समझ आ गया सभी को। क्वेश्चन नंबर है 27, ध्यान दो क्या है। ट्रेवलिंग वेव ऑन ए स्ट्रिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय, वेव को रिप्रेजेंट किया, इसका मतलब ये मैं बोल सकता हूं ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव है। एक्स और वाई मीटर और टी सेकंड में है। वेलोसिटी ऑफ द वेव विल बी, देखो वी बराबर क्या होता है वैसे तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, ठीक है। तो अपन लोग लेमडा बाई टी लिखते हैं वैसे तो, ठीक है। तो यहां से अगर मैं के की बात करता हूं तो याद करो के तो होता है 2π/λ और ओमेगा होता है 2π/t। तो अगर मैं ओमेगा बाई के करूंगा तो ये वेव स्पीड आ जाएगा वी के, ठीक है। तो अगर v के बराबर आएगा तो मैं बोलूंगा v बराबर, बोलो भाई अपने पास में ओमेगा कितना है, ओमेगा 36 है। k का वैल्यू बोलो कितना है, 0.018 है। इसका मतलब पॉइंट हटाऊंगा इंटू 10⁻3, ये अपने पास में आ जाएगा 2। तो स्पीड जो आएगा मेरे पास में वो 2 किलोमीटर पर सेकंड आ जाएगा। 10⁻3 को अपन ने किलोमीटर के अंदर कन्वर्ट कर लिया, ये 2000 मीटर पर सेकंड के बराबर है। आगे बात समझ, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 सॉरी। क्या कह रहा है देखो ध्यान दो, ये कह रहा है ए सोर्स ऑफ साउंड लाइज बिटवीन ए स्टेशनरी ऑब्जर्वर एंड हाई वॉल। ठीक है भाई साहब, ऐसे बोल देते हैं, ये ऑब्जर्वर है, यहां पे अपन वॉल बोल देते हैं, और यहां पे अपने पास में कोई साउंड सोर्स, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। इट प्रोड्यूसेस ए साउंड ऑफ 1000 हर्ट्ज, चलो भाई फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज है, एफ नोट को अपन ने बोल दिया 1000 हर्ट्ज के बराबर है। एंड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द वॉल विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है ये ऑब्जर्वर से दूर जाना स्टार्ट हो जाता है 5 मीटर पर सेकेंड से। इसका मतलब ऑब्जर्वर को अपेरेंट फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, क्योंकि देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन ऑब्जर्वर एंड द सोर्स। बात समझ आ गई सभी को। और अपेरेंट सुनाई देगी तो अपन डॉपलर्स इफेक्ट लगा सकते हैं। ऑब्जर्वर अगर दूर जाएगा, दूर जाने से याद करो थ्योरेटिकली मैंने बहुत बार आपको पढ़ाया होगा कि अगर दूर जाएगा तो अपन ये बोलते हैं कि दूर जाने से अपेरेंट वेवलेंथ बढ़ जाता है तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कम आ जाता है, ठीक है। अपेरेंट वेवलेंथ ज्यादा हो जाता है। तो अपने जो इसको फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, जो डायरेक्टली सुनाई देगी, यहां से जो साउंड इसके पास जाएगा, इसको जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी उस फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना होगा, एफ अपेरेंट या F1 बोल देता हूं, ठीक है, F1 बोल देता हूं। F1 का वैल्यू आएगा F नॉट स्पीड ऑफ साउंड डिवाइडेड बाय V प्लस VS, ठीक है भाई। तो अपने पास में F1 का वैल्यू आया, बोलो F नॉट कितना है भाई, F नॉट तो मेरे पास में 1000 था। अच्छा, V कौन है, स्पीड ऑफ साउंड है, बोलो कितना आएगा, 350 आएगा, डिवाइडेड बाय यहां V का वैल्यू आ गया मेरे पास में 350, प्लस में इसकी वैल्यू बोलो कितना आ गया 5। तो मेरे पास में F1 का जो वैल्यू आ रहा है वो F1 का वैल्यू आया 1000 इंटू में 350 डिवाइडेड बाय यहां पे मेरे पास आएगा 355, ठीक है। ये पहली फ्रीक्वेंसी आ गई मेरे पास। दूसरी बात देखो, दूसरा एक ये दूर जा रहा होगा तो एक बात सोचना, अगर इसने जो साउंड जनरेट करी वो साउंड इस वॉल से टकरा करके भी वापस आएगी,
अगर मान लो ये चल रहा है, इस वॉल से चल रहा है, तो इससे टकरा करके वो वापस आएगी। तो अब याद करो कंसेप्ट एक मैं ऐसे बोल देता हूं, अगर मान लो ये सोर्स यहां पर है तो इसका मिरर इमेज बना लेता हूं मैं यहां। अगर मान लो ये वॉल जो है वो मिरर की तरह होती, तो क्या होगा भाई देखो, अगर ये सोर्स इधर जाएगा तो ये इधर आता हुआ दिखेगा। बताओ कितने से, 5 मीटर पर सेकंड से। इसको मैं ऐसे अज्यूम कर लेता हूं कि ये सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है। देखो एक साउंड टकराएगा फिर वापस आएगा इसके पास, तो मैं ऐसे बोल देता हूं इसका मिरर इमेज बना लो। इसका मतलब ये इधर आता हुआ दिखाई देगा, तो मैं बोल सकता हूं जो सोर्स है वो ऑब्जर्वर को अप्रोच कर रहा है, और ऑब्जर्वर को अप्रोच कर रहा है तो मैं जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी सुनाई देंगे, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो यहां पर सुनाई देंगे, उसका वैल्यू आएगा F2 बोल देता हूं इसको, ठीक है, F2 बोल देता हूं। तो इस दौरान क्या होता है भाई, इस दौरान ऐसा होता है कि जो अपने पास में फ्रीक्वेंसी होती है, ऑब्जर्वर जो सुनता है, उसमें अपने जो अपेरेंट वेवलेंथ होती है वो ओरिजिनल वेवलेंथ से कम हो जाती है, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देती है अगर सोर्स ऑब्जर्वर को अप्रोच करता है उस दौरान। अभी मैं इतना ही बता सकता हूं, इससे ज्यादा बता नहीं पाऊंगा, चैप्टर नहीं पढ़ा पाऊंगा, है ना। तो F2 का वैल्यू आ गया अपने पास में F0, यहां पे V डिवाइडेड बाय V माइनस VS हो गया। ठीक है भाई, अपेरेंट वेवलेंथ कम हो गया तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देगा। F2 का वैल्यू आ गया 1000। यहां की वैल्यू अगर मैं लिखूंगा यहां से, तो V का वैल्यू आ गया मेरे पास में 350 डिवाइडेड बाय, बोलो V कितना है भाई, V तो अपने पास में 350 है, माइनस में कितना आ गया, 5 आ गया। तो अपने पास में जो ये वैल्यू बना, इस वैल्यू को मैं बोल सकता हूं 1000 इंटू में यहां पर आएगा 350 डिवाइडेड बाय, यहां बनेगा अपने पास में 345। ठीक है भाई। अब ये क्या कह रहा है कि दो नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड रिसीव्ड बाय द ऑब्जर्वर। बीट का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी डिफरेंस। देखो अपने क्या बोल रहे हैं, देखो बात सुनना, द नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड, इसका मतलब बीट फ्रीक्वेंसी है। और आप याद करो जो बीट फ्रीक्वेंसी होती है, विस्पंद आवृत्ति होती है, वो F1 माइनस F2 होती है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा कौन सी है भाई, दूसरी वाली है। तो कोई बात नहीं, इसका मैग्नीट्यूड ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको डायरेक्ट लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख दो, F2 माइनस का F1 लिख दो। बोलो क्लियर। इससे आप आराम से इसको कैलकुलेट करते हैं। टॉपिक पढ़ लेना इसके अंदर, अगर किसी रिजिड वॉल से टकरा करके फ्रीक्वेंसी वापस आती है तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। आप वॉल को सोर्स मान सकते हैं या इसका मिरर इमेज बना के सॉल्व कर सकते हैं। डॉपलर इफेक्ट का सवाल है, तो अपने पास में यहां से इन दोनों में जो डिफरेंस आएगा वो बीट फ्रीक्वेंसी आएगा। और डिफरेंस जो अपन लोग लिख देते हैं इन दोनों में, देखो 1000 इंटू 350, ये तो पहले से ही बाहर आ गया। ठीक है भाई, यहां पे बोलो कौन बचेगा, 1/345 माइनस का 1/355। अब देखो आप इसका सोल्व करने का काम आपका है, मैंने पहले से सोल्व करके देखा है, आंसर लगभग इसका 28 आएगा। आप आराम से इसको सोल्व कर लें। तो क्लियर, बेसिक जोड़ बाकी में अपन लोग इसका टाइम खराब नहीं करें। चलो जी, क्वेश्चन नंबर है 29, इनर्शिया का सवाल है। क्या है देखो ध्यान दो, ठीक है, सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r हैज ए मास m, a small circular disk of radius r/3 is cut out of from the disk as shown in the figure। देखो पहली बात सुनो, अगर ये इस पूरे का मास m रहा होता और ये बोल रहा है सर्कुलर डिस्क है, तो डिस्क का अपने इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता। और याद करो, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, तो इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया में इसके अबाउट का मतलब होता है हर एक पोर्शन का इसके अबाउट कितना आया, उन सबको अपन ऐड करते हैं। क्योंकि ये क्वांटिटी कौन सी है, वैसे तो अपन टेंसर बोलते हैं, बट यहां पे अपन लोग इसको स्केलर क्वांटिटी मानते हैं एक बार के लिए अपने सिलेबस के लेवल पे। ठीक है, I बराबर mr²। अब देखो ये पोर्शन हटा दिया, तो इस पोर्शन को हटाने से क्या होगा, बचे हुए पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा। तो अपन बोलते हैं जो हटाया गया पोर्शन है, इस पोर्शन का इस एक्सिस के अबाउट जितना था उतना इसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो। तो इसके अबाउट अगर मुझे निकालना पड़ेगा, तो मान लो इसका कोई मास आया होगा m डैश। ठीक है भाई, इसका यहां से बीच में डिस्टेंस बोलो कितना रहा होगा, 2r/3। बिल्कुल सही बात है। और अगर मुझे इसके अबाउट इस वाले पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। और ये क्या होता है बताओ, ICOM प्लस mr²। तो जो I डैश बोल रहा हूं मैं, वो होगा I-COM प्लस का इसका मास है m डैश, डिस्टेंस यहां से है 2r/3 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, इसका सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, इसका मास कैलकुलेट करते हैं। बात सुनो देखो, इसका अगर मैं एरिया निकालूंगा तो एरिया बोलो क्या आएगा, πr²/9 आएगा। इसका मतलब डेंसिटी तो वही है, उसी ऑब्जेक्ट में से अपन ने इसको सेपरेट किया है, मास डेंसिटी सेम है, तो इसका एरिया अपने पास में a/9 है। तो मास डेंसिटी सेम है तो मास हो गया m/9 के बराबर। चलो भाई यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो इसका अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट बताओ कितना होगा, इसका सेंटर ऑफ मास तो यहाँ पर है, तो इसके अबाउट होगा m/9 r/3 का स्क्वायर बटे में 2, सॉरी
ठीक है, प्लस बोलो इसका वैल्यू क्या आएगा m/9। बोलो यहाँ कौन बचेगा अपने पास में, यहाँ बच जाएगा 4r² डिवाइडेड बाय 9। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन गया। ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बना, ये मैंने कौन से थ्योरम से निकाला है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। मतलब जो पोर्शन मैंने यहां से रिमूव किया, उस पोर्शन का इस एक्सिस के अबाउट जो कंट्रीब्यूशन था, उसको इसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो। तो जो रिमेनिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा मेरे पास में, वो बनेगा mr²/2। अच्छा, बाई 2 नहीं लगाया था क्या मैंने, ओके, बाई 2। mr²/2 में से अपन किसको माइनस कर देंगे बताओ, इस वाले को। तो ये मेरे पास में जो वैल्यू आएगा, इस वैल्यू को अपन लोग बोल सकते हैं ये भी 9 हो गया। तो अपन लोग बोलेंगे यहां से, तो मेरे पास बन गया mr² डिवाइडेड बाय, ये 9 हो गया तो 81 इंटू में 2। ठीक है, प्लस में यहां पर जो अपने पास वैल्यू बनेगा, इसको हम बोल रहा हूं mr², साथ में आएगा 81 और इंटू में मेरे पास में आ गया 4 के बराबर। ठीक है भाई, अब देखो इन दोनों में से कॉमन कौन है, डेल्टा आई जो बचा मेरे पास, यहां तो आ गया mr²/2। इसमें से कॉमन बताओ कितना है भाई, mr²/81 तो कॉमन है। तो यहां पे बचेगा मेरे पास में 1/2 प्लस 1/4, 1/2 प्लस का 1/4। तो इस वाली वैल्यू को मैं किसके बराबर लिख सकता हूं, 3/4 के बराबर लिख सकता हूं। 3/4 लिखूंगा तो मेरे पास में यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वैल्यू बोलो कितना बचेगा, 27 बचेगा। 27 इंटू 4 हो गया। अब इसको अपन लोग आगे जैसे आप कैलकुलेट करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। बोलो बात समझ आ गया। तो अपने वो कंसेप्ट क्या है बताओ, कंसेप्ट ये है कि जो अपने पास में टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, उस टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से जो इस पोर्शन का इसके अबाउट कंट्रीब्यूशन था, उसको मैं क्या कर लेता हूं, रिमूव कर लेता हूं, तो रिमेनिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। चलो सॉल्व करके देख ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। बात सुनो, देखो ये आ गया अपने पास में mr²/2 माइनस का, यहां से बचेगा mr²/81। 81, चलो भाई ये भी ठीक बात है। और साथ में इंटू में आ जाएगा 3/4। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है रे भाई। ये अपने पास में आ गया 27 के। ठीक है, तो अपन इसको अगर लिखना चाहें तो ये लिखेंगे mr²/2 तो आ गया मेरे पास में कॉमन। यहाँ पे बचेगा 1 माइनस का, यहाँ पे आ जाएगा 1/27 इंटू में मेरे पास वैल्यू बचेगी यहाँ से 2 बाहर आ गया तो ये 2 आ गया। ठीक है, 54 हो गया। यहाँ से बचेगा 54 माइनस 1 53, 53/54 के बराबर। इस हिसाब से कैलकुलेशन सही नहीं बैठी। क्या किया है मैंने, देखो ध्यान दो, दोबारा से सोच लेते हैं एक बार के लिए। मैं कह रहा हूँ इसका मास निकालो पहले, तो रेडियस r/3 था, एरिया का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास में पाई r/3 का स्क्वायर, r²/9 आ गया, तो एरिया का वैल्यू आ जाएगा a/9। तो मास का वैल्यू मेरे पास में आ गया m/9 के बराबर। ठीक है, इस वाले पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं चेक कर लेता हूँ। बोलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा इसका, इस वाले पोर्शन का इसके अबाउट निकालते हैं। तो ICOM प्लस mr², तो ICOM बोलो कितना होगा, m/9 इंटू r/3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय मेरे पास में आएगा 2। चलो भाई यहाँ तक की बात तो ठीक है, इसका रेडियस r/3 है। और जो प्लस में होगा, जो प्लस होगा वो कितना आएगा, m इंटू r²। तो m का वैल्यू तो m/9 था। ठीक है भाई, r² करेंगे तो 2r/3 है, तो हो गया 4r² डिवाइडेड बाय 9। यहाँ तक तो सही चल रहा है। इस वाले पोर्शन को इसमें से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो ये r²/9 तो ये बन गया, 9 इंटू 9 81 हो गया, ये 2 के बराबर आ गया। तो हो सकता है अपन ने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी होगी। तो ये 4mr²/81 है। और इससे अपन लोग इस वैल्यू को आप लोग आगे सॉल्व कर लेना इजी तरीके से, जो भी आपसे बैठे, है ना। अब इसमें ज़्यादा मैं कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम दूंगा नहीं। मतलब जो पोर्शन आपने यहाँ से हटाया है, उस पोर्शन का इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, उसको अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 30 देखें क्या कह रहा है, देखो ध्यान दो। ए रेफ्रिजरेटर एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम द फ्रीजर -23 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, -23 है, तो इसका मतलब अपने पास में अगर मैं इसको सेल्सियस में बदलूंगा तो 250 हो जाएगा। 250 ही हुआ ना, 250 केल्विन के बराबर आ गया। रिजेक्ट टू द एटमॉस्फेयर, इसका मतलब ये 300 केल्विन आ गया। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंसेस। देखो परफॉर्मेंस कॉफिशिएंट क्या होता है, परफॉर्मेंस कॉफिशिएंट ये होता है कि इसने अपने पास में कितनी हीट जो है वो सराउंडिंग को सप्लाई करी, सराउंडिंग को सप्लाई करी, डिवाइडेड बाय जो सप्लाइड हीट है उसको मैं Q2 बोल देता हूं, डिवाइडेड बाय जो इसके लिए वर्क कितना परफॉर्म किया। तो थ्योरेटिकली जब अपन इसको सॉल्व करते हैं वर्किंग कॉफिशिएंट को, तो ये T2 डिवाइडेड बाय T1 माइनस T2 आता है। यहाँ T2 लो टेम्परेचर है और T1 कौन है, हाई टेम्परेचर है। बोलो क्लियर। तो T2 जो अपने पास में लो टेम्परेचर होगा, उसका जो टेम्परेचर आ रहा है वो तो 250 केल्विन है,
डिवाइडेड बाय, यहां से बोलो क्या वैल्यू आएगी भी अपने पास में, T1 कितना था 300 था, 300 माइनस का कितना आएगा 250 आएगा, तो अपन लोग लिखेंगे 250 डिवाइडेड बाय 50, ये तो कैंसिल आउट हो गया। बोलो वर्किंग कोफिशिएंट कितना आया 5 आया, ऑप्शन बन जाएगा अपने पास में सेकंड ऑप्शन। ठीक है भाई, वर्किंग आपको ध्यान होगी, थ्योरेटिकली आपने तैयारी कर रखी होगी, तैयारी कर रखी है उसके लिए काम की बातें हैं सारी, तैयारी नहीं कर रखी है आगे अपन खूब पढ़ाते रहेंगे, बढ़िया करो, कोई दिक्कत नहीं है, अगली एग्जाम्स की तैयारियां करो। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो, ये कह रहा है पार्टिकल ऑफ मास 1.2 kg ट्रेवल्स अलोंग एक्स एक्सिस, इट्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फंक्शन ऑफ, चलो पोटेंशियल एनर्जी गिवन है भाई, ये वैल्यू गिवन है, वेयर ux इज इन जूल एंड x इन मीटर्स, इफ द टोटल मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल का मतलब काइनेटिक पोटेंशियल दोनों हो गया, k प्लस यू आ गया, और k प्लस यू का वैल्यू बोलो किसके बराबर है 14 जूल के बराबर है, यहाँ पे गिवन है। ये कह रहा है द टर्निंग पॉइंट ऑफ द पार्टिकल, टर्निंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, पार्टिकल टर्निंग पॉइंट की बात कर रहा है, इसका मतलब रिटार्डिंग मोशन है, और टर्निंग पॉइंट उसको बोलते हैं पार्टिकल अगर किसी, मान लो फॉर एग्जांपल जैसे किसी बॉडी को ऊपर फेंका, तो ऊपर फेंकेंगे तो टर्निंग पॉइंट क्या होता है, जहां पे वो रुक जाता है उसके बाद डाउनवर्ड एक्सेलरेट होगा, तो अपन लोग इसको ऐसे बोल देते हैं, टर्निंग पॉइंट का मतलब है जहां पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाता है, और जहां काइनेटिक जीरो होगा, और अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूं, इसका मतलब कंजर्वेटिव फील्ड की बात कर रहा हूं, काइनेटिक जीरो है इसका मतलब पूरा का पूरा पोटेंशियल हो गया, तो पोटेंशियल बोलूंगा तो मैं ऐसे बोल देता हूं 14, दिस इज इक्वल्स टू, यहां से अगर मैं वैल्यू लूंगा तो 6 माइनस का बोलो यहां पे कौन आएगा 2x, प्लस में कौन आ गया बताओ एक्स स्क्वायर आ गया। चलो अभी बहुत बढ़िया बात है, तो यहां से अगर मैं इस वैल्यू को लिखना चाहूं, तो अपने पास में टर्निंग पॉइंट का मतलब हो गया जहां पे अपने किसकी वैल्यू जीरो आ जाए, वैल्यू जीरो आ गया, जो अपन लोग बोल रहे हैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है भाई, तो अपने पास में ये वैल्यू आया, इस वैल्यू को मैं लिख देता हूँ, ये तो आ गया 8। ठीक है भाई, तो अपन इस वैल्यू को अगर लिखना चाहें तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, माइनस का 2x। ठीक है, और इसको अगर अगर मैं इधर लूंगा तो अपने पास में आ जाएगा -8 बराबर में बोलो कितना आ गया 0 आ गया भाई। ठीक है चलो बहुत बढ़िया। अब अगर मान लो अपन लोग इसकी वैल्यू को सॉल्व करते हैं, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 2x, सॉरी -4x प्लस 2x लिख देते, माइनस का 4x प्लस का 2x, और आ जाएगा माइनस का 8 बराबर आ गया 0। अपन लोग यहां से कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x माइनस 4। यहां से भी अगर मान लो मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहां से बचेगा x माइनस 4 बराबर में आएगा मेरे पास में 0। तो यहां से मेरे पास दो वैल्यू आएंगी, एक तो x बराबर -2 आएगा, और एक मेरे पास में x बराबर, बोलो किसके बराबर आएगा भाई +4 के बराबर आएगा। ठीक है, दो कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, x बराबर -2 और x बराबर आ रहा है +4 के बराबर, तो देखो कंडीशन किसके लिए जस्टिफाई होगा उसकी अपन बात करते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे -2 रख के देखा, तो -2 रख के देखेंगे तो यहाँ का वैल्यू बोलो कितना आया 6 आया, ये अपने पास में कितना आ गया बताओ 4 आ गया, तो चलो अपन ऐसे कर लेते हैं 6 के बाद में जो वैल्यू आ गया मेरे पास में -2 लिखेंगे, तो -2 और -2 हो गया +4, चलो बहुत बढ़िया। इसके बाद में एक्स स्क्वायर करेंगे तो अपने पास इसका वैल्यू हो गया 4, ये आ जाएगा 14 के बराबर। ठीक है, अच्छा चलो बहुत बढ़िया, -4 +4 रख के देखते हैं, तो +4 रखेंगे तो आ गया 6 आ गया, इसके बाद में +4 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा -8, और यहाँ पे बोलो कितना आ गया 16 आ गया, तो बोलो ये टोटल वैल्यू बोलो किसके बराबर आया -2 के, और प्लस में आ गया 16, तो भाई साहब ये भी +14 जूल बच रहा है, मामला क्या है? तो अपन लोग इसके अंदर कंडीशन कौन सी माने, देखो अपने 2 कोऑर्डिनेट तो गिवन नहीं है, 4 गिवन है, तो अपन लोग बोलते हैं x बराबर अपने पास में +4 है, और y बराबर कितना आ रहा है -2 आ रहा है। अब ये y वाला लफड़ा नहीं समझ क्या मामला है, या तो ये दो कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, है ना, -2 और +4, क्या हो सकता है इसको ग्रेविटी के अंदर भी फेंक के देखा होगा, ऐसे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर -2 और x बराबर +4, तो देखो x के अकॉर्डिंग कंडीशन बैठ रही है। अब अगर मोशन ही x के अकॉर्डिंग है तो y कोऑर्डिनेट को तो कैसे डिफाइन करेंगे, y कोऑर्डिनेट अगर अपन लोग बोले हैं, द टर्निंग पॉइंट ऑफ द पार्टिकल वेयर इट चेंजेस डायरेक्शंस आर, x और y की अगर अपन बात कर लेते हैं, तो अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर अपन लोग बोलेंगे u बराबर mg, अगर मैं y डायरेक्शन की बात करता हूँ अपवर्ड प्रोजेक्शन के लिए, हालांकि मैं तो कंडीशन जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है गड़बड़ भी हो या ऐसे भी हो सकता है, वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा, इसका मतलब mgh होगा, तो mgh का वैल्यू 14 आएगा। तो अगर मान लो मैं h का वैल्यू बोलता हूँ y डायरेक्शन में ऊपर, तो 14 डिवाइडेड बाई बोलो मास कितना है भाई 1.2 है, तो 1.2 आएगा, तो अपने पास में आ जाएगा इसका वैल्यू, ए पार्टिकल ऑफ मास 1.2 kg ट्रेवल्स अलोंग एक्स एक्सिस, पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय, क्या भाई साहब, तो मामला तो मेरे को थोड़ा x बराबर -2 और +4 जैसा लग रहा है। h की वैल्यू को देखो, y की वैल्यू को मैं तो जस्टिफाई नहीं करूँ, समझ आई बात तुम्हें, x की वैल्यू को +4 अपन लोग इसमें मान सकते हैं,
बट अगर एक्स कोऑर्डिनेट दोनों ही होते तब तो देखो अपन ये मान लेते, और वाई की बात पता नहीं है क्यों कर रहा है, अपने समझ से। ठीक है भाई, इसमें ज़्यादा क्योंकि गोली नहीं देंगे अपन, ये बात। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। क्या क्वेश्चन है देखो, ध्यान दो। ये कह रहा है सॉलिड सिलेंडर इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ हाइट 2.1 मीटर। द सिलेंडर रोल्स डाउन द प्लेन विदाउट स्लिपिंग। विदाउट स्लिपिंग का मतलब है फ्रिक्शन वाला प्लेन है, फ्रिक्शन है भाई साहब। ठीक है। इट्स स्पीड ऑन रीचिंग द बॉटम विल बी। देखो बढ़िया से एक क्वेश्चन अपने पहले भी आ चुका है, मैं फिर बता देता हूं। अगर मान लो कोई बॉडी यहां से रोल करती हुई आ रही है ना, रोल करती हुई आ रही है, और इसका जो हाइट है वो हाइट अपने को गिवन है, तो भाई देखो ये जब ये नीचे आएगा ना तो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो गेन इन काइनेटिक होता है, बट इसका काइनेटिक एनर्जी दोनों होगा। बोलो कौन कौन सा? हाफ एम वी स्क्वायर प्लस का हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब ये अपन एक काम कर सकते हैं कि जो प्योर रोलिंग है ना उसमें v बराबर आर ओमेगा होता है विदाउट स्लीपिंग में, तो ओमेगा की वैल्यू को v बाई आर लिख सकते हैं। तो मेरे पास में फॉर्मूला बन जाएगा एम जी एच बराबर में 1/2 एम वी स्क्वायर प्लस 1/2। बोलो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिलेंडर है और सिलेंडर कौन सा कंडीशन है बताओ? सॉलिड सिलेंडर है, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 होगा। मैं लिखूंगा एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू में वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये ओमेगा की वैल्यू आ गई। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, सब तरफ से एम क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी सारे पैरामीटर गिवन है, अपन किसका वैल्यू निकाल सकते हैं? पी का। आगे आप लोग खुद से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो। विदाउट स्लिपिंग का मतलब प्योर रोलिंग की कंडीशन है, प्योर रोलिंग का मतलब स्लिप नहीं करेगा, स्लिप नहीं करेगा तो V बराबर आर ओमेगा की कंडीशन ही प्योर रोलिंग की कंडीशन होती है, क्योंकि कॉन्टेक्ट पॉइंट जो होगा वो इंक्लाइन प्लेन के रेस्पेक्ट में या सरफेस के रेस्पेक्ट में स्लाइड नहीं करेगा। बहुत बढ़िया। 33 की बात कर, 33 में क्या है देखो ध्यान दो। ये कह रहा है बॉल ऑफ मास 0.5 kg इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद ए स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट Q। चलो भाई, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपने को गिवन है 15 मीटर और 0 मीटर। ठीक है, अब ये कह रहा है एज सॉन इन द फिगर व्हेन द बॉल इज एट द मिड पॉइंट ऑफ द अपवर्ड पाथ। मिड पॉइंट ऑफ द अपवर्ड पाथ, मिड पॉइंट का मतलब हो गया देखो 30 मीटर पर सेकंड है, इसका मतलब इसका मैक्सिमम हाइट जो आएगा ना वो यू स्क्वायर बाई 2z आएगा। और यू स्क्वायर बाई 2z का मतलब हो गया अपने पास में तो हो गया 900 डिवाइडेड बाई, मैं इसको बोलूंगा z का वैल्यू आ गया 10, तो मैं इसको बोल सकता हूं 45 मीटर है टोटल हाइट तो। और अगर मैं इसके मिड पॉइंट की बात करता हूं तो मिड पॉइंट इसका आ जाएगा 22.5 h/2, दिस इज इक्वल्स टू 22.5 मीटर के बराबर। इसका मतलब ये बॉडी अपने मिड पॉइंट पर है और 22.5 पर है, 22.5 मीटर मैंने बोल दिया इसको। द टॉर्क ऑन द बॉल अबाउट द पॉइंट P 5 मीटर 0, इसके अबाउट निकालना है ना। और किसके कारण? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अब एक बात देखो, यहां पर होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो डाउनवर्ड लग रहा होगा। टॉर्क कैसे निकालते हैं? देखो ये लाइन ऑफ फोर्स है और इस वाले पॉइंट से ये मैं बोल देता हूं आर परपेंडिकुलर है, तो टॉर्क का वैल्यू अगर निकालेंगे तो आर परपेंडिकुलर इंटू एफ निकालेंगे। आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, डायरेक्शन बाद में निकाल दूंगा, आर क्रॉस एफ से निकलता है। इस वाले पॉइंट के रिस्पेक्ट में आर इधर है, एफ इधर है, आर क्रॉस एफ इनवर्ड आएगा, इसका मतलब माइनस के कैप होगा। ये बात तो अपने समझ आ गया। ठीक है, अब आर परपेंडिकुलर का वैल्यू बोलो कितना आया? 5 आया, और ये 15 था ना, 10 हो गया भाई, 10 हो गया, 10 इंटू। ठीक है भाई, मैं कह रहा हूं ये वाला पॉइंट 15 पे है और ये वाला पॉइंट कितने पर है? 5 पर है। चलो बहुत बढ़िया, ये 5 पर है और ये 15 पर है, तो टोटल डिस्टेंस बोलो कितना है अपने पास में? 10 आया। m का वैल्यू कितना है अपने पास? m का वैल्यू, m है 0.5, मैं लिखूंगा 0.5 इंटू में 10, ये कितना बन गया? 5, इसका वैल्यू आ गया 50। तो अपन लोग ये बोल देंगे कि भी अपने पास में जो टॉर्क लग रहा होगा वो आएगा -50 न्यूटन मीटर के कैप के बराबर। मिड पॉइंट का तो कोई मतलब ही नहीं है, लाइन ऑफ फोर्स कभी चेंज नहीं होगा, हर एक पॉइंट पे लगने वाले टॉर्क का वैल्यू सेम आएगा, कुछ भी अलग नहीं आएगा। इज दिस क्लियर? टॉर्क का मतलब आर परपेंडिकुलर इंटू एफ होता है। आर परपेंडिकुलर उस वाले पॉइंट से लाइन ऑफ फोर्स में परपेंडिकुलर होता है जिस पॉइंट के अबाउट अपने को टॉर्क कैलकुलेट करना। क्या जी? बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। आगे निकलो, अब आगे की बात आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 इजी क्वेश्चन है, नहीं बताऊंगा। अगर पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम ऑफ एम्पलीट्यूड ए, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन एट विच इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज 25% ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। डिस्टेंस बताना भाई। अब देखो काइनेटिक एनर्जी का कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी 25% ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। देखो पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम ऑफ एम्पलीट्यूड ए, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन एट विच इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज 25% ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो अपन क्या करते हैं भाई, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन लिखते हैं, एम्पलीट्यूड लगा सकते हैं। पहले वी के और इस रिलेशन के मैं क्वेश्चन आपको करवा चुका हूं, आपको ही करना है, मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पे।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 देखो क्या बोल रहा है। एंगुलर मोमेंटम L ऑफ ए व्हील चेंजेस फ्रॉम 2.45, तो देखो बढ़ रहा है इन 2 सेकंड। द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट विल बी, देखो क्या कह रहा है, ये एंगुलर मोमेंटम है, 2 सेकंड में चेंज हुआ। तो एक्चुअल में याद करो फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। अच्छा अभी एवरेज टॉर्क क्या होता है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम बाई डेल्टा टी, ये तो होता है भाई साहब, इसको ऐसे तो लिखते हैं। तो अपने पास में डेल्टा एल का वैल्यू बोलो क्या है, बढ़ता हुआ है, इसका मतलब 4.45 एल माइनस का 2.45 एल, इसका मतलब चेंज आया 2 एल का। और टाइम बोलो कितना है भाई अपने पास में, 2 सेकंड लगा, इसका मतलब ये कैंसिल आउट हो गया, इसका वैल्यू आ गया एल। आसान सवाल है बिल्कुल, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 36 देखो क्या कह रहा है, ध्यान दो। ए 2 kg स्टोन at the end of a string 1 meter long is reeled in a vertical circle at a constant speed of 4 meter per second। अच्छा स्पीड कांस्टेंट है। The tension in the string will be 52 न्यूटन when the stone is, अब देखो खुद से ही कर लो यार, इसमें कुछ बताने की बात नहीं, अलग अलग पॉइंट चूज कर लो। जैसे मान लो एक लोएस्ट पॉइंट आ गया, एक टॉप मोस्ट पॉइंट आ गया, टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या होगा, पार्टिकल इधर जा रहा होगा, टेंशन इधर लग रहा होगा, एम जी इधर लग रहा होगा। अगर इधर जाएगा तो आप लोग टी प्लस एम जी बराबर एम वी स्क्वायर बटा आर, लेंथ अपने को गिवन है। अगर मान लो लोएस्ट पॉइंट पर होगा, लोएस्ट पॉइंट पर अपन क्या बोलते हैं, वी इधर जा रहा है, एम जी डाउनवर्ड है, नेट फोर्स बताओ किधर आएगा, सेंटर की तरफ आएगा। तो आप लोग बोलोगे टी माइनस एम जी बराबर, बोलो क्या लिखना होगा, एम वी स्क्वायर बटा आर। तो बोलो लोएस्ट पॉइंट पे टी का वैल्यू कितना आया, एम जी प्लस में एम वी स्क्वायर बटा आर। वी वगैरह का सब वैल्यू अपने को गिवन है, सबसे पहले लोएस्ट पॉइंट पे ही चेक कर लेते हैं। तो अपने पास में एम का वैल्यू कितना है, 2 है, तो ये 20 हो गया, प्लस में एम का वैल्यू 2, वी स्क्वायर बोलो कितना हो गया, वी का वैल्यू कितना गिवन है भाई 4 है, तो ये हो गया 16, डिवाइडेड बाय अपने पास में आर का वैल्यू है 1, तो ये हो गया 32 प्लस 20 52। चलो यही आंसर बैठ गया, सबसे पहले लोएस्ट पॉइंट पे हो गया एट द बॉटम ऑफ द सर्कल, थर्ड पॉइंट। जल्दी जल्दी बताऊंगा, देखो धीरे बताने का तो पीवाईक्यू में कोई सवाल ही नहीं है, फिर तुम क्या करोगे, है ना। चलो भाई 37 देखो क्या है, कह रहा है सिंपल पेंडुलम बताने की कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है किसी, चलो इसमें ग्रेविटी की एक दो बातें हैं फिर भी लिख देता हूँ, चलो ठीक है। T1 व्हेन ऑन अर्थ सरफेस, T2 व्हेन टेकन टू ए हाइट r अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, देखो ग्रेविटी चेंज हो जाता है वहाँ का फॉर्मूला क्या था, जी डैश बराबर जी अपॉन 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। तो मेरे पास में ग्रेविटी का वैल्यू आएगा 1 प्लस आर बाई आर का होल स्क्वायर, इसका मतलब ग्रेविटी का वैल्यू हो गया जी बाई 4। इसका मतलब टाइम पीरियड का रेशियो भी क्या आएगा, 4 आएगा, कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन बन गया, फोर्थ बन गया। हाइट के साथ में ग्रेविटी में वेरिएशन है, आप लोगों ने ध्यान होगा, इसके अप्रोक्सीमेशन से भी सोल्व करते हैं अपन इसको। अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, जी डेस इक्वल टू जी 1 माइनस 2 एच बाई आर, ये आप जनरली याद रखते हैं, बट ये कंडीशनल केस है। कंडीशंस क्या है इसके अंदर, इसमें एच का वैल्यू आर के कंपेरेटिवली बहुत स्मॉलर होना चाहिए, और ये कुछ किलोमीटर्स तक ही लगता है, ज्यादा तक एप्लीकेबल नहीं होता है। ओके जी, चलो जी बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 38 देखो, ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग, ये लिसाजू फिगर्स वगैरह पढ़ते होंगे आप लोग, अलग अलग एम्पलीट्यूड की बात अगर अपन करते हैं, अलग अलग एम्पलीट्यूड है, फेज परपेंडिकुलर, अपन लोग ये एसएचएम ऑफ डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स एंड हैविंग ए फेज डिफरेंस पाई बाई 2, और म्यूचुअली परपेंडिकुलर होकर के सुपर इंपोज करते हैं, लिसाजू फिगर के अकॉर्डिंग डायग्राम इसका इलिप्टिकल बनेगा, टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा भाई अभी, है ना। तो ये दोनों कंडीशंस हैं, अलग अलग एम्पलीट्यूड के परपेंडिकुलर एसएचएम जब अपन सुपर इंपोज कराते हैं, लिसाजू फिगर्स की हेल्प से पढ़ते हैं, इलिप्टिकल डायग्राम बनेगा, कौन सा बनेगा, इलिप्टिकल। चलो जी बहुत बढ़िया बात है। 39 देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है इफ x इक्वल टू 4 cos ओमेगा टी 3 sin ओमेगा टी इज द इक्वेशन ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। अब देखो मैं कुछ बातें मैं बोल रहा हूँ भाई ये नहीं बताऊंगा, इसका मतलब है उस टॉपिक को जाकर के कवर कर लेना, ताकि आपको फायदा हो जाएगा, क्योंकि अपने पीवाईक्यू बताने का तरीका है, फॉर्मेट बताना कि भी इस तरीके के क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं, तो आप रैपिडली उसके टच में आ सके। टॉपिक पढ़ाएंगे लिसाजू फिगर तो भाई साहब 1 घंटा लग जाएगा, ऐसे नहीं कर सकते अपन लोग, है ना। चलो, इक्वेशन ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, द इनिशियल फेज एंगल विल बी, देखो इनिशियल फेज एंगल बताना है, तो मैं क्या कर रहा हूं, ये दो एसएचएम्स का सुपरपोजिशन है, तो कोई बात नहीं फेज बना लो ना, इसमें लिखूंगा 4 साइन, यहां पे मैं लिख सकता हूं पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, और जो दूसरा एसएचएम मेरे पास में है उसको मैं बोल सकता हूं 3 साइन ओमेगा टी। तो दोनों में फेज डिफरेंस है, बताओ कितने का, पाई बाई 2 का। तो अपन लोग ऐसे बोल सकते हैं कि भी अपने पास में अगर फेज डिफरेंस बनेगा, तो पहले मैं एक वेक्टर मान लेता हूं 3 का जिसका फेज है ओमेगा टी, ठीक है। दूसरा इससे कितने फेज से आगे है, पाई बाई 2 से आगे, अगर पाई बाई 2 से आगे होगा तो इसका वेक्टर मैंने 4 मान लिया, एम्पलीट्यूड 4 है, तो यहां के रेस्पेक्ट में इसका फेज पाई बाई 2 क्या हो गया, आगे हो गया। रिजल्टेंट वेक्टर बना जिसका मैग्नीट्यूड 5 है, और उसका फेज अगर मैं निकालूंगा अल्फा, तो मैं लिखूंगा 10 अल्फा दिस इज इक्वल्स टू 4/3, और ये लगभग कितना होता है 53 होता है, तो इनिशियल फेज अपने पास आ जाएगा 53 डिग्री के बाद। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 40 देखो क्या कह रहा है,
कह रहा रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस वुड बिकम्स डबल इफ द रूट मीन स्क्वायर स्पीड एट 27 डिग्री सेल्सियस एट, ये कुछ इसमें मिसिंग है, इस पे एक स्पीड मान लो v मान लो, इसका टेम्परेचर बताओ कितना है भाई, 300 केल्विन है, और रूट मीन स्क्वायर की बात करते हैं तो v RMS प्रोपोर्शनल टू रूट टी होता है। बात समझ आ गया? ये कह रहा है किस टेम्परेचर पे डबल हो जाएगा, चलो पहले v मान लिया, उसके बाद में 2v मान लो, तो यहां मैं लिखूंगा अंडर रूट ऑफ 300 बटे में t लिख दो, स्क्वायर करोगे v से v तो वैसे ही चला गया, 1/4 आ गया, तो 1/4 दिस इज इक्वल्स टू 300 बटा टी, तो अपन लोग बोलते हैं टी का वैल्यू आ जाएगा 1200 केल्विन। ऐसा ऑप्शन अपने पास में गिवन है, कौन सा ऑप्शन है? सेकंड ऑप्शन। पीआरएमएस प्रोपोर्शनल टू रूट टी होता है, सब जानते हैं अपन लोग, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41 देखें सभी ध्यान से। चलो भाई, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एयर 2.9, ठीक है भाई, मॉलिक्यूलर वेट हो गया। द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर एट कांस्टेंट प्रेशर, देखो रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट का मतलब गामा होता है, CP/CV को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। द स्पीड ऑफ ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव इन एयर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, याद करो कितना डिग्री था, 0 डिग्री सेल्सियस। अब देखो कोई समझदार होगा ना, जिसका ढंग से पढ़ा होगा, तो डायरेक्ट ही आंसर लगा देगा, सर 330 मीटर पर सेकंड होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। पढ़ाते टाइम मैंने क्लास में लिखवाया भी होगा आपको कि 0 डिग्री सेल्सियस पे इतना आता है, 20 पे इतना आता है, चेंज हो जाता है 340। अपन वहां पे इफेक्ट भी पढ़ते हैं, टेम्परेचर का क्या आता है, ह्यूमिडिटी का क्या आता है, सोर्स के मोशन का क्या आता है, सारे इफेक्ट आते हैं, ठीक है। फिर भी अगर आप लोग इसको करना चाहें तो देखो फॉर्मूला क्या होता है भाई, जो अपने पास में लाप्लास करेक्शन के अकॉर्डिंग v का फॉर्मूला आता है, वो आता है अंडर रूट ऑफ गामा p बाई रो। रो कौन है बताओ? एयर डेंसिटी है, और स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होगा? एटमॉस्फेरिक होगा, और एयर डेंसिटी आप लोग याद रखना ये 1.2 kg पर मीटर क्यूब होती है। वैल्यू रख लो, आंसर निकाल लो, आराम से बन जाएगा। तो अपने पास में v का फॉर्मूला होगा अंडर रूट ऑफ 1.4 इंटू 1.01 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा 1.2 के बराबर। तो ये अपने पास में स्पीड ऑफ साउंड बन जाएगा। कौन बनेगा भाई? स्पीड ऑफ साउंड। क्लियर है बात? नेक्स्ट मुद्दा देखो, कौन सा मुद्दा है? क्वेश्चन नंबर 42 देखें। अच्छा क्वेश्चन है भाई, बढ़िया सवाल। क्या कह रहा है देखो, ध्यान दो। ये कोई भी टू ट्रेवलिंग साइनसोइडल वेव्स ए एंड बी इंटरफेयर टू प्रोड्यूस ए वेव दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, ये रिजल्टेंट वेव है। अब ये कह रहा है कि रिजल्टेंट वेव कौन कौन से वेव से बनना पॉसिबल है, तो पॉसिबल कौन सा है? तो देखो ध्यान दो, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड तो आ गया वाई। अच्छा भाई, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या आता है? y बराबर y1 प्लस y2 आता है, अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान हो, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला होता है, वेक्टर सम होता है, तो y बराबर अंडर रूट ऑफ, बोलो क्या लिखूं, y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस 2y1 y2 cos फाई होता है। कौन होता है बताओ? cos फाई के बराबर आता है, ठीक है। तो अब अपन इसमें से चेक कैसे करें? देखो ये तो वैसे ही कंडीशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये वाली दोनों वेव हैं, इनका डायरेक्शन ऑफ मोशन जस्ट अपोजिट है, इंटरफेयर कर रहा है, ये तो दोनों का डायरेक्शन ही अपोजिट है, तो इसको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, हालांकि वैसे चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला देखते हैं, तो क्या करना है देखो, इसका एम्पलीट्यूड, पहला एम्पलीट्यूड कितना है? 0.6 वाई है। इसका एम्पलीट्यूड कितना था? 0.2 वाई है। इसका एम्पलीट्यूड कितना है? इसका एम्पलीट्यूड वाई के बराबर है। तो अपन लोग क्या करते हैं, देखो इसको हटा दिया, ये वाई स्क्वायर बन गया, तो अपने पास में वाई स्क्वायर बराबर 0.6 वाई स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा 0.2 वाई स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 0.6 वाई, यहां मैं लिखूंगा 0.2 वाई, और साथ में आ गया cos फाई। अब ये चेक कर लो, अगर cos फाई का वैल्यू कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, अगर मान लो मैंने बोला कि भी cos फाई का वैल्यू मोर देन 1 आ गया, तो cos फाई तो मोर देन 1 पॉसिबल ही नहीं है, तो ये सुपरपोजिशन पॉसिबल कैसे होगा? ऐसे ही अपने पास में दूसरे में चेक करोगे, मैंने सॉल्व करके चेक कर लिया, इसलिए मैं डायरेक्ट बता देता हूं। इस वाले के अंदर जो cos फाई का वैल्यू आएगा मोर देन 1 आएगा, इसका मतलब कंडीशन पॉसिबल नहीं है। इस वाले में cos फाई जो आएगा वो लेस देन 1 आएगा, इसका मतलब कंडीशन पॉसिबल है। उसके बाद में यहीं रुक गया था, मैंने सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट मान लिया। आप लोग इन दोनों को देखो, ये तो वैसे ही पॉसिबल नहीं, के आर और के आर ऐसे कुछ बोल रहा है, ये के एक्स बन रहा है, तो ये तो कंडीशन सेटिस्फाई फॉर्मेट ही नहीं है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में चलती हुई वेव्स का कंडीशन है। सेम डायरेक्शन है, जस्ट अपोजिट है, जस्ट अपोजिट। इनके तो इंटरफेरेंस की वजह से अपन लोग अलग ही मुद्दा पढ़ते हैं, जिनमें स्टैंडिंग वेव बनता है। ध्यान हो आपको, अगर ये दोनों सुप्रीमपोज होंगे तो क्या होगा, देखो ओमेगा सेम है, ये भी सेम है। अगर मान लो अपन लोग बोलते हैं तो इनके फॉर्मेशन थे, तो स्टैंडिंग वेव्स और स्टेशनरी वेव के फॉर्मेशन पढ़ते हैं, तो अपने पास में ऑप्शन सेकंड जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर। क्या जी? क्वेश्चन नंबर 43 देखें क्या है। नहीं बताऊंगा, बता चुका हूं पहले। सोर्स प्रोड्यूसिंग साउंड इतना प्रोड्यूस करता है, ये दूर जाते हैं पास आते हैं, सब कर लिया था अपन ने पिछली स्लाइड में, क्वेश्चन रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 44 देखें, रिपीटेड है, डैम्पिंग ऑसिलेशन का सवाल था, याद करो। अपने पास में यहां से टाइम पीरियड निकाला था, टी का फॉर्मूला क्या आया था? 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा का फॉर्मूला क्या था? अंडर रूट ऑफ के बाई एम का स्क्वायर
माइनस बी बाई टू एम का स्क्वायर, बी वहां पे डैम्पिंग कांस्टेंट था, है ना, इससे अपन रिजल्ट निकाल सकते हैं। चलो भाई बहुत बढ़िया बात है। 45 देखो, 45 क्या कह रहा है? ये कह रहा है पेंडुलम बॉब इज एग्जीक्यूटिंग ए सिंपल हार्मोनिक मोशन एट द मिड पॉइंट ऑफ द पाथ। इसमें देखो मिसिंग है, एक्सेलरेशन की बात करी है ना, कि मैंने भी एक बार, ये हमारे ऑपरेटर साहब ने गड़बड़ किया है, तो मैं भी एक बार तो इसको पढ़ के चकरा गया था कि मामला क्या है ना। तो एक्सेलरेशन के बारे में पूछा है, मिड पॉइंट ऑफ द एसएचएम पे एक्सेलरेशन कितना होता है? जीरो ही होता है भाई साहब। उसी को अपन क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन बोलते हैं। मीन पोजीशन पे फोर्स जीरो आता है, एक्सेलरेशन जीरो आता है, वेलोसिटी मैक्सिमम आती है, तो अपने पास में मस्ट बी क्या कंडीशन आ जाएगा? जीरो के बराबर। क्वेश्चन नंबर 46 देखो, साउंड वेव कौन सा होता है भाई? गैस में चलता है, गैस की इलास्टिसिटी बहुत बढ़िया होती है। गैस में कौन सी वेव ट्रेवल कर सकता है? साउंड मीडियम के अंदर कौन सा वेव चलता है? लॉन्गिट्यूडिनल चलता है। जैसे साउंड वेव है तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव चलता है, सिंपल बात है। वाटर की सरफेस पे कैसे चलते हैं? ट्रांसवर्स चलता है। अंदर कैसे चलते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल चलते हैं। ठीक है? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो भाई क्या है, 47। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेव्स हैज एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर एंड टाइम पीरियड 2 सेकंड? अब इसमें मेरा क्या ही बताना है, एम्पलीट्यूड 5 तो दिख ही रहा है भाई साहब, इसमें 2 में दिख रहा है, तो अपन एक काम करते हैं, इन दोनों को चेक कर लेते हैं। पहले इसको चेक कर लेते हैं। यहां से अपने पास में ओमेगा का वैल्यू कितना है? 2 पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 आ गया। ओमेगा का वैल्यू क्या होता है? 2 पाई बाई टी होता है, इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई 2 के बराबर बना। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट आ गया, टी का वैल्यू मेरे पास में आ गया 2 सेकंड के बराबर। चलो यही कंडीशन मैच होगी, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, थोड़ा सा देखो, मैं पढ़ाने के अलावा कुछ बातें इधर उधर की करता नहीं हूँ, थोड़ी बोरियत आ सकती है तुम्हारे साथ में, है ना, तो इसमें थोड़ा सा आप लोगों को मैनेज करना पड़ेगा, मैं कर नहीं पाऊंगा। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट देखो। ठीक है, क्या कह रहा है देखो, बॉडी ऑफ मास 3 kg मूविंग along ए स्ट्रेट लाइन splits into 2 parts, 1 kg एंड 2 kg ड्यू टू एन इंटरनल एक्सप्लोजन। देखो इसके अंदर गड़बड़ है सवाल के अंदर, मैं आपको पहले बता देता हूं, मेरा पहले चेक करा हुआ है। 30 मीटर पर सेकेंड नहीं आएगा, √30 आएगा, और जहां से सोर्स से लिया गया है वहां भी 30 लिखा हुआ था। अगर एग्जाम में 30 दिया है तो बोनस होने का मामला है, और अगर हमने गलत लिख लिया होगा तो भाई साहब हमारी गलती है। √30 से आंसर मैच होगा। और याद करो, एक्सप्लोजन का मतलब होता है लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में क्वेश्चन सोल्व होता है, उसका एक एनर्जी जो रिलीज होती है ना, वो लॉस इन एनर्जी आता है। और अगर थोड़ा एनर्जी लॉस का फॉर्मूला आपको ध्यान हो, तो एनर्जी लॉस का फॉर्मूला आता है 1/2, जो अपने पास में इसके लिए अपन लोग बोलते हैं रिड्यूस्ड मास इंटू रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अपने पास में वैल्यू आता है 1/2 m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये रिड्यूस्ड मास होता है, और v रिलेटिव का स्क्वायर होता है। आपको थोड़ा अगर इसके बारे में पढ़ना हो तो आप लोग एक काम करना, कोलिजन इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम पढ़ लेना, कोलिजन इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, उससे रिड्यूस्ड मास का कंसेप्ट आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन बता देता हूं, एक कोई भी फ्लेक्सिबल स्प्रिंग हो, दोनों एंड पे मास जुड़े हुए हो, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में उनके ऑसिलेशन का सवाल बना लेना, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, वहां भी रिड्यूस्ड मास का कंसेप्ट आता है। यहां मैं डिटेल में बता नहीं पाऊंगा, इस बाउंडेड हूं थोड़ा सा, है ना। चलो भाई बहुत बढ़िया, तो अपने लिखेंगे 1/2, m1 m2 की वैल्यू बताओ कितना है? m1 m2 तो मेरे पास में बन जाएगा 2 के बराबर, यहां पे बनेगा मेरे पास 3, इंटू वी रिलेटिव कितना है? 30 है, तो मैं √30 है सॉरी, तो ये बन जाएगा 30 के बराबर, स्क्वायर करेंगे तो ये बन गया मेरे पास में 10, ये 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर 10 जूल आ सकता है। मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर बनेगा, जो मैंने इसमें एनालिसिस करके बात की है वो इसके अकॉर्डिंग 10 जूल बन जाना चाहिए। ठीक है, चलो जी बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 49 देखो भाई, क्या कह रहा है? कह रहा है टू सिमिलर वायर्स वाइब्रेट इन यूनिसन। देखो बात सुनना, दो टर्मिनोलॉजी आपको मिलेंगी, ऑक्टेव और यूनिसन, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, साउंड वेव के जो होते हैं। यूनिसन का मतलब होता है जिनकी फ्रीक्वेंसीज बराबर होती हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर है, 400 हर्ट्ज है पहले। इफ द टेंशन इन वन ऑफ द स्ट्रिंग इज इंक्रीज्ड बाय x%, देखो इंक्रीज कर दिया, टेंशन इंक्रीज कर दिया, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ गया। याद करो फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू v आता है, और प्रोपोर्शनल टू v आता है, तो v जो अपने पास में होता है उसका फॉर्मूला तो √T/μ था, तो t अगर बढ़ेगा तो v भी बढ़ेगा, तो f भी बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ गया। एंड द टू वायर्स वाइब्रेट साइमल्टेनियसली, देन 4 बीट्स पर सेकंड आर प्रोड्यूस्ड, इसका मतलब दोनों में 4 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस आ चुका है। कितने का आ चुका है? 4 हर्ट्ज का। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया। तो अपने पास में टेंशन को अगर इन्होंने x% से बढ़ा दिया, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, बात सुनना देखो, जो अपने पास में f होता है, f प्रोपोर्शनल टू √T होता है, x% से बढ़ाया, तो अपने पास में जो डेल्टा f/f आएगा, इसको मैं 1/2 इंटू डेल्टा T/T लिख सकता हूं।
चलो भी बहुत बढ़िया। तो अपने पास में डेल्टा टी बाई टी इंटू 100% जो है ना, वो मेरे पास में x% है। तो डेल्टा टी बाई टी का वैल्यू बोलो मेरे पास में कितना आएगा भाई, x/100 आएगा। तो अपन एक काम करते हैं, इस वाली वैल्यू को ऐसे लिख देते हैं, डेल्टा एफ बराबर, डेल्टा एफ बराबर, बोलो यहां से जो वैल्यू मेरे पास में आएगा, इस वैल्यू को अपन लोग अगर लिखना चाहें डेल्टा एफ बाई एफ, तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी जो मेरे पास में आया, इसको अपन लिख देते हैं एफ। ठीक है भाई, यहां पे बचेगा 1/2 इंटू डेल्टा टी बाई टी, बोलो कितना है, x/100 है, x/100 है। अब एक बात सोचना भी ध्यान से, डेल्टा एफ का मतलब डिफरेंस आ गया 4 का, है ना। एक बार मैं थोड़ा इसको सिंपल मेथड से कर लेता हूं, 4 का आ गया। एफ बोलो मेरे पास में कितना था भाई, 400 था। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो ये आ गया x/200 आ गया। ठीक है, x/200 आया, तो मैं ये बोलूंगा कि भाई ये अपने पास में बचा 2, और ये इधर आएगा तो x का वैल्यू 2 आ जाना चाहिए। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, देखो एक ऑप्शन कौन सा है, ये आ गया फोर्थ ऑप्शन, x का वैल्यू 2 आ जाएगा। इसका मतलब 2% से, बड़ा सिंपल सा ही सोल्व हो गया। मैं सोचा क्या पता है इसमें क्या लगाना पड़ेगा, लेकिन ठीक। 50 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, हार्मोनिक वेव ये गिवन है। चलो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसको अंदर ले जाते हैं। ये अपने पास में 4 साइन, तो ये बच जाएगा 6πt/5, और माइनस में मेरे पास में आ जाएगा 2π/5 इंटू एक्स। अब देखो इसको मैं कंपेयर करूंगा ना, तो ये a साइन ओमेगा टी, तो ये तो ओमेगा हो गया, और ये मेरे पास में बन गया k बन गया। ठीक, चलो भी बहुत बढ़िया। ये कह रहा है टी सेंटीमीटर में, ठीक है। तो ये कह रहा है एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विच आर 2.5 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, फेज डिफरेंस बताना है। अच्छा पहले एक बात सोचो, के का वैल्यू क्या होता है, 2π/λ होता है। ये वैल्यू आ गया मेरे पास में 2π/5, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो लेमडा का वैल्यू आ गया मेरे पास में 5 सेंटीमीटर। वेवलेंथ आ गई 5 सेंटीमीटर। अब ये जो 2.5 सेंटीमीटर पूछ रहा है, ये λ/2 है। 2 पॉइंट हैं जिनके बीच का जो डिफरेंस है ना, वो λ/2 के बराबर है, और λ/2 डिस्टेंस से जो सेपरेटेड है उनमें फेज डिफरेंस क्या बनेगा, याद करो डेल्टा फाई का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2π/λ इंटू में डेल्टा एक्स। तो मैं लिखूंगा यहां से 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स का वैल्यू λ/2 है। 2 से 2 गया, लेमडा से लेमडा गया, बोलो कौन बचेगा, पाई बचेगा। तो अपने पास में ऐसा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर। टॉपिक आपका खत्म। कुछ बातें बीच में मैं अनसॉल्व छोड़ता हूं, जानबूझ के छोड़ता हूं। तुम क्या करोगे भाई, बीच में मैं टॉपिक रिकमेंड कर देता हूं, ये पढ़ लेना। पीवाईक्यूज का यही मतलब है, आपको पढ़ लेना चाहिए। का मतलब ये नहीं सर ने तो पीवाईक्यू शुरू किया और टॉपिक तो पढ़ा ही नहीं रहा। भाई टॉपिक पढ़ाने के लिए नहीं, ये बताने के लिए है कि क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, जो अपने को यहाँ ये टॉपिक कवर कर लेना चाहिए, और क्वेश्चंस की हेल्प से सिलेबस कवर करना, सिलेबस कवर करने का सबसे बेस्ट तरीका है। रट्टे मारने से काम नहीं चलता। बात समझ आ गई। मिलते हैं अगले वाले में, इलेक्ट्रोस्टेट वाले पीडीएफ के साथ मिलेंगे। 11th का आपका कंप्लीट है, 50% अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अपन मतलब मेरी साइड से अपना कमिटमेंट कंप्लीट। 50% का, 100% का अपने को करना है। तुम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तुम पे डिपेंड करता है। इस एग्जाम में निकालोगे, अगली में निकालोगे, तुम पे डिपेंड करे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।